आज हमारे साथ मनीष हैं और मनीष की गेट 2021 में 217 रैंक आई थी और उन्होंने अब जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले वो आईआईटी कानपुर में थे। तो मैं मनीष से ही उनका सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहूँगा। तो वेलकम मनीष। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। मेरा नाम मनीष है और मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीटेक जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में की है। मैंने अपनी बीटेक पीडीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की है जो कि हरियाणा में है। तो मनीष, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने जो है अपनी गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही आपकी? सबसे पहली बात कि बीटेक में मैंने बहुत गलतियाँ की। बीटेक में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और इसका नतीजा यही रहा कि मेरी परसेंटेज भी काफ़ी कम है बीटेक में। तो बीटेक की परसेंटेज 61% है, जो कि बहुत कम है। और उसके बाद जो है मैंने कुछ फ्री लर्निंग ऐप्स होती है जैसे कि अनअकैडमी, रीडअप, जो कि बेसिकली फ्री नहीं है, कुछ फ्री वीडियोस हमें देती हैं। तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की, लेकिन मुझे मतलब मज़ा नहीं आया और इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था उनका कोर्स। फिर उसके बाद अप्रैल 2020 में मैंने गेट अप्लाइड कोर्स, जो कि एक पेड कोर्स है, वो परचेज़ किया। और फिर वहाँ से मुझे, तो ये 10 मंथ्स की जर्नी थी, तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपने गेट अप्लाइड का जो है कोर्स लिया था। ऐसा क्या खास रहा गेट अप्लाइड के कोर्स में जो आपको वो कोर्स लेने के लिए आप जो है गेट अप्लाइड की तरफ ही गए थे? बाकी कोर्सेज को आपने क्यों नहीं चूज किया? गेट अप्लाइड का जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो कोर्स कंटेंट था वो काफ़ी अच्छा था और वो एक ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, तो वो काफ़ी मुझे पसंद आया उनका कॉन्सेप्ट। आप लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर उनकी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मुझे उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, जो कि ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाते हैं। और एक मेंटरशिप भी थी। तो गेट अप्लाइड से जो है मुझे रेगुलरली कॉल आते थे रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन, और ये सब मुझे पसंद आया, दैट्स व्हाई आई चूज दैट कोर्स। जैसा कि मनीष आपने बताया कि आपकी बीटेक में परफॉर्मेंस जो थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आप एक लाइव एग्जांपल हो सकते हैं उन बच्चों के लिए जो अभी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बीटेक में, लेकिन आगे जाके वो गेट एग्जाम क्लियर करके आईआईटी कानपुर जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है जो आपने करके दिखाया। आपने टेस्ट वगैरह तो ज़रूर दिए होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी टेस्ट को देने के लिए और आपने कौन-कौन सी टेस्ट सीरीज़ को चूज़ किया? एक्चुअली मैंने 2 टेस्ट सीरीज फॉलो की थी। मेन तो एक तो गेट अप्लाइड कोर्स की जो साथ में मिलते कोर्स के, और दूसरा मैंने मेड इजी टेस्ट सीरीज ली थी। तो मेड इजी टेस्ट सीरीज लेने का तो मतलब लेनी ही चाहिए जो भी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सभी टॉपर्स एक्चुअली मेड इजी टेस्ट सीरीज लेते ही लेते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज आपको बता सकती है कि आप कहाँ एक्चुअली में भी स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी कि जो पहले टॉपिक टेस्ट होते हैं वो सब करो, और जब पूरा सिलेबस कवर हो जाए या फिर 80 to 90% सिलेबस भी कवर हो जाए तो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करो। अगर कोई जो अभी सेकेंड ईयर में कोई भी स्टूडेंट आया है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि गेट जो है थर्ड ईयर में भी कोई भी दे सकता है, तो सेकेंड ईयर से जनरली बच्चे जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे कि उनको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या अभी सेल्फ देखना चाहिए? तो क्या आपका सजेशन रहेगा? उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोचिंग की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम है। मैंने कोचिंग बेसिकली इसलिए ली थी क्योंकि मैंने बीटेक में ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, और कोचिंग से क्या होता है ना कि आपका टाइम बचता है बहुत ज़्यादा। अगर आप वही चीज़ें किताबों से पढ़ोगे तो आपको लग जाएंगे 2 साल तो लग ही जाएंगे मेरे हिसाब से। और कोचिंग में आप 6 महीने में भी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, मेरा ये मानना है। और अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली उन सब्जेक्ट्स को फोकस करें जो आपके करंटली सेमेस्टर में है। तो जैसे अगर आपके सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर्स है तो आप वो डाटा स्ट्रक्चर्स गेट के विजन में पढ़ें।
ऐसा नहीं कि बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, गेट का सोच के पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को, फिर उससे आपका जो कॉलेज परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मनीष, आपने पूरी गेट की प्रिपरेशन अपनी कर ली, उसके बाद आईआईटी कानपुर ज्वाइन कर लिया, इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप चाहते कि आप अपनी प्रिपरेशन में जो है ऐड ऑन कर सकते थे, जिससे कि आप और भी अच्छी रैंक लाके आईआईटी बॉम्बे या एससी बैंगलोर को ज्वाइन करते, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आप वक्त में पीछे जाके चेंज करना चाहें? अगर मुझे ऐसा चांस मिले तो सबसे पहले तो मैं एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। और मेरा एक्चुअली मार्क्स भी वहीं कटे थोड़े, तो इसीलिए शायद मैं टॉप 100 में नहीं आ पाया, कि मैंने वहाँ पर थोड़ा मार्क्स लूज़ किए एप्टीट्यूड पे, इजी पार्ट में मैंने मार्क्स लूज़ कर दिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक्चुअली मैंने ये गलती की, जो मेरा वीक सब्जेक्ट था, जो कि था मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया नहीं, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी मार्क्स कटे मेरे। तो अपने जो वीक एरियाज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, कि स्ट्रॉन्ग एरिया तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, उसको भी रिवाइज करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पर स्पेशल अटेंशन दीजिए, यही मैं कहूँगा बस। तो एक बार अगर किसी का भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रह जाती है वो होती है रिवीजन की। तो आपकी रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही? देखिए, रिवीजन के लिए मैं यही कहूँगा कि जब आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। आप डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स यूज़ कर सकते हैं, कि ताकि क्या होता है ना, कि अगर आप डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स यूज़ करेंगे तो जब रिवीजन का टाइम आएगा तो काफ़ी ईजिली आप चीज़ें ग्रैब कर पाएंगे। तो रिवीजन की मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि जो मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे, मैं उन्हें रेफ़र करता था। अगर मुझे वो चीज़ समझ आ रही है तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था। अगर वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है तो मैं जो मैंने वीडियो देखी थी उस टॉपिक से रिलेटेड, मैं वो वीडियो रिपीट करता था और वो वीडियो देखता था, और फिर मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन होती है गेट की, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो किसी को भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है कब से देने चालू कर देना चाहिए, कौन सा वो मंथ होना चाहिए और उसे कितने देने चाहिए? कहना है कि अगर आपका लेट्स से 70 to 80% भी सिलेबस कवर हो गया तो स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत कीजिए। एज अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। अगर आप स्टार्ट कर पाए नवंबर से तो बहुत अच्छी बात है। और लगभग कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक को दे देना चाहिए और आपने कितने दिए थे? मैंने तो एक्चुअली काफ़ी दिए, मैंने तो अराउंड 25 से 30 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो कम से कम मैं कहूँगा कि 10 तो दीजिए आप। सो अभी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो एग्ज़ाम है अब आज से ठीक 7-8 महीने बाद होने वाला है, तो उनके लिए कुछ सजेशंस जो कि वो अपना सकते हैं, जिनसे उनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है? सबसे पहला सजेशन तो यही है कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि एवरीवन इज़ डिफरेंट। कोई 10 घंटे पढ़ सकता है तो कोई 5 घंटे मुश्किल से पढ़ पाता है। मैं अपना बताऊं तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था, मैं 4-5 घंटे ही पढ़ता था दिन में। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, आप देखिए, मतलब औरों की स्ट्रेटेजी देखिए, जो पॉइंट अच्छा लगे वो अपनी स्ट्रेटेजी में डालिए। तो यही कहूँगा कि खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और उसे इम्प्लीमेंट करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रेटेजी तो हर कोई बना लेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इज़ इम्पोर्टेंट। तो गेट एग्ज़ाम तो ओवर हो गया था आपका, उसके बाद आपने आईआईटी कानपुर जॉइन किया एमटेक सीएसई। तो 1 साल आपने वहाँ स्पेंड किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? कितना हेक्टिक करिकुलम था वहाँ पे? एक्चुअली आईआईटी कानपुर का क्या है ना, कि वो कंसीडर किया जाता है कि सबसे हेक्टिक है उसका, मतलब आईसी बैंगलोर के बाद करिकुलम, और जो कि मैं कहूँगा कि है भी थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन काफ़ी अच्छा करिकुलम लगा मुझे, मैंने काफ़ी इन्जॉय भी किया। काफ़ी प्रेशर भी थोड़ा होता ही है आईआईटी कानपुर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और बट ऐसा कुछ नहीं, आप कर लोगे, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आप कर लोगे। उस चीज़ से ना डरिए कि एमटेक में भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो अभी आपने आईआईटी कानपुर को छोड़ दिया है और आपने अब एक भारत का महारत्न पीएसयू पावर ग्रिड को ज्वाइन कर लिया है।
सो आपकी क्या इंटेंशंस थी, मतलब आपने आईआईटी छोड़ा या पीएसयू ज्वाइन करा, तो कुछ सोच के ही ज्वाइन करा होगा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है पीएसयू से? एक्चुअली मेरा जो स्टार्टिंग से था, मैंने जो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी की, मेरा स्टार्टिंग से ही पीएसयूज में जाने का इंटरेस्ट था, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट कि मैंने लाइक मेरे ग्रैंडफादर हो गए, मेरे फादर हो गए, वो सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ इसी टाइप से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। तो ये मेरा प्राइमरी रीज़न था। और पीएसयूज काफ़ी अच्छा लाइक वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड भी करते हैं, तो दैट वाज माय रीज़न। अभी आपने पीजीसीएल को ज्वाइन कर लिया है, तो अभी तक का आपका क्या अभी एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। और करंटली अभी ट्रेनिंग फेज चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अभी तक इट्स गुड। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि पीएसयूज में तो भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब का ज़्यादा काम है या मैकेनिकल का ज़्यादा काम है, तो कंप्यूटर साइंस का आखिर क्या काम हो सकता है? देखिए, आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का बहुत ब्राइट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब आगे बहुत यूज़ होगा पीएसयूज में भी। और पीएसयूज बहुत अडेप्ट कर रहे हैं, सब कुछ एसएपी के थ्रू आजकल होने लगा है। तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस का पीएसयूज में, क्योंकि पीएसयूज ने अभी अडेप्ट किया है इन सब चीज़ों को। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर मैं देखता हूँ पीएसयूज में कंप्यूटर साइंस का। सो लास्ट में ये कि हम लोग एक क्वेश्चन पूछे कि आपको सीटीसी कितना मिल रहा है पीजीसीएल में? तो सीटीसी अगर मैं आपको बताऊं रफली, तो आप कह सकते हो कि 20 लाख के अराउंड आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। और इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स है जो कि अनलिमिटेड है, तो आप कितना इलाज कराएं किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो सब काउंट नहीं किया जा सकता एक्चुअली। तो कह भी सकते हैं कि अनलिमिटेड सीटीसी है, बट अगर जनरली मतलब हम ये हाँ, कह सकते हैं कि एक पीएसयू को हम जज नहीं कर सकते। जज नहीं कर सकते। Judge आप because of प्राइवेट से जज नहीं कर सकते, क्योंकि पीएसयूज कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जो नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाएगी प्रोवाइड। सो अभी आप अपने डिसीजन से कितना ज़्यादा खुश हैं? मैं काफ़ी खुश हूँ अपने डिसीजन से कि मैं जब पास्ट में देखता हूँ कि मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, किस लिए की थी, ताकि मुझे कोई पीएसयू मिल जाए, पीएसयू में मैं जॉब कर पाऊँ, तो आज वो सब सपना सच हो गया। तो काफ़ी खुश हूँ मैं अपने डिसीजन से। मैं तो बस यही कहूँगा कि सबको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि वो कर सकता है। और मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मेरी बीटेक में इतनी कम परसेंटेज थी, बैकलॉग्स भी थी, बट होप नहीं छोड़नी चाहिए, और मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो आप आपकी बीटेक में बैकलॉग्स भी आ गई थी, फिर आपने ड्रॉप भी लिया था बीटेक के बाद फॉर गेट एग्जामिनेशन। सो वो ड्रॉप ईयर जो था वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा होगा, काफ़ी प्रेशर रहा होगा, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? हाँ, काफ़ी स्ट्रेसफुल तो था वो ये, क्योंकि ना जॉब है ना कुछ फ्यूचर का आता पता है कि क्या होगा अगर गेट में भी पास नहीं हुए तो। बट एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो मुझे ये था कि अगर मेरी खुद पे भरोसा था कि अंडर 1000 तो मैं ले ही आऊँगा रैंक। और अगर तो मैंने बैकअप सोच लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा और यहाँ से एमटेक कर लूँगा। तो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ा बहुत भरोसा खुद पे आ ही जाता है कि इतना तो मैं कर लूँगा। तो घबराना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बस यही कहूँगा। और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और बस यही कहना चाहूँगा। सो बहुत बहुत अच्छा लगा मनीष आपसे बात करके। सो होप करता हूँ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी होंगी। तो मैं मनीष का लिंक्डइन और कोरा अकाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप लिंक्डइन पे मनीष से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मनीष। थैंक यू।